हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम जो लेक्चर डिस्कशन करने जा रहे हैं आज वो हमारा है चैप्टर नंबर 4 और इसका टाइटल है एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। तो हम लास्ट वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बताया और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताया कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया था हमने और फिर सर्विस सेक्टर के बारे में बताया था, जिसे हम क्या कह रहे थे, टर्सरी सेक्टर कह रहे थे या आदर्श सेवा क्षेत्र कह रहे थे। फिर द्वितीय क्षेत्र के बारे में भी बताया, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। और क्या 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 बताया कि कौन कौन सी कृषि के बारे में बताया था, कृषि कितने टाइप्स की होती है। एग्रीकल्चर है, पिसीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, विटीकल्चर है, इनके बारे में आपको बताया। पार्ट सेकंड में हमने कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देखा और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में बताया। और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को किन दो पार्टों में बांटा था हमने, एक तो बांटा था इंटेंसिव और प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में हमने दो टाइप्स देखे थे। फर्स्ट टाइप क्या देखा था हमने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखा था, और इधर क्या देखा था हमने, नोमैडिक हर्डिंग के बारे में देखा था, चलवासी पशुचारण के बारे में देखा था। फिर हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या क्या देखा था, वहां पर तीन टाइप देखे थे। सबसे फर्स्ट टाइप में क्या देखा था आपने, कॉमर्शियल सीरियल एग्रीकल्चर को देखा था हमने, वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में देखा था। सेकंड में हमने मिक्स्ड एग्रीकल्चर को देखा था, मिश्रित कृषि को देखा था। और थर्ड में हमने देखा था रोपड़ कृषि को, प्लांटेशन के बारे में देखा था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर इन लेक्चर्स को देख सकता है। आप ये लेक्चर में कंटिन्यू रहिए, हर चैप्टर अपने आप में इंटर रिलेटेड है। जब आप इससे पहले वाले लेक्चरों को नहीं देखेंगे तो आपको आने वाली जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपका एक ही काम है, बस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, तो हम आज शुरू करते हैं। जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 में मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हमको क्या बताना चाह रही है, इसमें क्रॉप्स के फीचर्स के बारे में बताएगी। ओके, इसके क्रॉप्स के क्या फीचर्स बताएगी कि कौन सी फसल किस क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रही है, वहां पर कितनी रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए। हम ये देखेंगे कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन सी सॉइल आवश्यक है। ओके, तो इस एनसीईआरटी क्रॉप्स के बारे में हमें कोई क्रॉप पैटर्न के बारे में नहीं पढ़ा रही है, बस हमें क्रॉप्स की फीचर्स के बारे में बता रही है, सामान्य जानकारी दे रही है। तो इसको हम देखते हैं। तो अब देख क्या रहे हैं हम कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या हुआ है, विविध प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। तो हमने अभी इससे पहले एग्रीकल्चर टाइप्स को पढ़ा और पैटर्न्स देखे थे, हमने क्या टाइप्स देखे थे कृषि के कि किन किन प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम कृषि को कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो लैंड्स हैं, जो लैंड होल्डिंग है, उन पे क्या हो रहा है, उन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन को हम पोषित करना चाह रहे हैं फूड क्रॉप से, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत से विविध प्रकार की फसलों को उगाए जा रहे हैं। तो ग्रोइंग कर रहे हैं हम किसको, विविध प्रकार की फसलों को। तो फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि आपको हमने बताया था कि मुख्य फसलें हम सबसे पहले क्या उगाएंगे। तो हमने दो प्रकार की कृषि बताई थी, जीवन निर्वाह कृषि बताई थी और वाणिज्यिक कृषि बताई थी। तो लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो क्या फसल उगाएगा, जो खाना खाने के लिए फसल उगाएगा, कि उसे क्या कहे, अपना पेट भरने के लिए चाहिए, तो वो क्या उगाएगा, फूड क्रॉप्स हैं उनको उगाएगा। चावल है, मक्का है, दलहन तिलहन है, इनकी खेती करेगा। तो क्या देख रहे हैं आप, गेहूं है, चावल है, मक्का है और बाजरा क्या है, मुख्य खाद्य फसल है, फूड क्रॉप्स हैं ये हमारी। फिर देखेंगे हम जूट और कपास किस तरह की फसलें हैं, ये हैं फाइबर क्रॉप्स हैं, ये हमारी रेशेदार फसलें कहते हैं। और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, ये किस तरह की फसलें हैं, बीवरेज क्रॉप्स हैं हमारी। अब सबसे पहले हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स में, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसमें राइस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, राइस के बारे में देखते हैं। अब ये क्या है, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। हम देखेंगे जितनी भी ज्यादा जनसंख्या है हमारी, वो 0 डिग्री से 30 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मध्य वाले भाग को हम क्या कह रहे थे, ट्रॉपिकल रीजन कह रहे थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह रहे थे। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, विश्व की मुख्य फसल क्या है, चावल है, राइस है। तो हम देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार क्या है, चावल है। फिर चावल के लिए अब क्या क्या फीचर्स आपको देखेंगे कि चावल के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या रेनफॉल होना चाहिए, और वहां की लैंड है, वहां का जो टोपोग्राफी है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो चावल के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, और अधिक आर्द्रता, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे, ये इस चित्र में देख पा रहे होंगे, जो धान की जब फसलें लगाई जाती हैं तो वो हमेशा पानी में
धूबी रहती है, तो हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है, इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, तो ये कौन से इलाके में मिलेगी, जहां पर क्या होगा, सामान्य वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर हो। तो फसल, जो धान की फसल है, वो वहीं पर ज्यादा अच्छी उत्पादन होगा, वहां पर ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा जहां पर क्या है, सम वर्षा रहेगा 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। ओके, तो उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा चावल का उत्पादन। फिर देखते हैं कि यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अब क्या है, इसको आप समझिए कि चीका युक्त क्या है, लो क्लेई सोइल होनी चाहिए। अब क्लेई सोइल में क्या होगा कि इसमें जल रोकने की क्षमता होगी, और जल रोकने की क्षमता ज्यादातर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में हमने किस किस में बताया था, ये एलुवियल सोइल है हमारी, एलुवियल सोइल। तो चैप्टर नंबर 2 है जो रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज में हमने सॉइल रिसोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से बता दिया था कि मृदा का कैसे निर्माण होता है और किन किन टेम्परेचर है और उसकी बनावट है, रॉक की चट्टान है, उस पर कैसे निर्भर करती है। जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल बायअकैडमी पर जाकर ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये चैप्टर्स को देख सकता है। तो वहां पर हमने आपको सॉइल रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है। अब एलुवियल सेल, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन कौन सी मृदाएं हैं के उदाहरण है, तो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, ब्लैक सॉइल है। तो इनकी क्या होती है, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। फिर देखेंगे इसमें जल रोकने की क्षमता भी अधिक होगी। तो इसमें कौन कौन सी क्ले आती है, क्ले एलुवियल सॉइल आएगी और ब्लैक सॉइल आएगी। फिर हम देखेंगे कि जो चावल का सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन हो रहा है उसमें चीन पहले नंबर पर है। इसके बाद क्रम से कौन कौन से देश आ रहे हैं, भारत आ रहा है, जापान आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है और मिस्र आ रहा है। इजिप्ट में ये क्या हो रहा है, चावल का उत्पादन किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे जो इनकी अनुकूल जलवायविक दशाएं हैं, जो क्लाइमेटिक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो कहां कहां आपको देखने को मिलेंगी। भारत में आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में मिलेंगी। तो आप देखेंगे भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है, बांग्लादेश में भी इसका उत्पादन अधिक किया जा रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के होने के कारण ये वर्ष में ये फसल 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं तो इस एक ही भूमि पर एक साल में कितनी फसल उगा पा रहे हैं हम, 3 फसलें उगा पा रहे हैं। फिर हम देखेंगे सेकंड क्रॉप के बारे में देखेंगे, जो सबसे ज्यादा का मुख्य फसल है जो वो क्या है, गेहूं है हमारा, व्हीट है। अब गेहूं के वर्धन काल जब मतलब हम फसल को बो रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय इसको किस ताप की जरूरत है, मॉडरेट तापमान की जरूरत है, एवं वर्षा और शस्य कर्तन, बारिश की भी थोड़ी बहुत जरूरत है। लेकिन जब इसे शस्य कर्तन कर रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं फसल की, उस समय फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये देखेंगे कि जब गेहूं हम बोते हैं तो ये सर्द ऋतु में बोए जाते हैं, और हम देखेंगे जितनी ज्यादा अधिक ठंड होगी उतना अच्छा ये ग्रोइंग करेगा, डेवलपमेंट करता है। लेकिन फसल कटाई के समय, फसल काट रहे हैं उस समय टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, और क्या होता है, रेनफॉल बिल्कुल कम होना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, कटाई के समय टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और रेनफॉल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अच्छा अनाज पैदा होगा, अच्छा गेहूं का उत्पादन होगा। अब इसका विकास किस मृदा में हो रहा है इसको देखते हैं। अब इसका विकास सुअपवाहित द्रोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो सबसे अच्छा ग्रो कब करेंगे ये, तो आप देखेंगे ये क्या है, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए लोमी सेल, वहां पानी ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए। तो इन क्षेत्रों में, इन मृदा में क्या होगा, वो सबसे अच्छा उत्पादन करेगा, सबसे अच्छा ग्रो करेगा क्या, गेहूं। फिर हम देखेंगे कि जो गेहूं के उत्पादन क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं विश्व में। फिर हम यूएसए में देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत में विस्तृत रूप से ये उगाया जाता है। तो भारत की भी मुख्य फसल कौन कौन सी है, चावल है और गेहूं है। फिर हम देखेंगे कि ये हमारी जो पृथ्वी है इस पे हम देखेंगे यूएसए की लोकेशन, और कनाडा है, रशिया है, इसकी लोकेशन क्या है, हाई लैटिट्यूड्स में है, शीतोष्ण कटिबंध में है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ की जो टेम्परेचर है वो उस वहां की जलवायु कैसी है, कोल्ड है। तो कोल्ड जलवायु में क्या हो रहा है, गेहूं का उत्पादन अच्छा हो रहा है। और हम आपने फसल कटाई के समय कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए और रेनफॉल वहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी इसकी ग्रोइंग अच्छी होगी चावलों की। तो सबसे अच्छी जो चावल के अनाज की अच्छी खेती करी जा रही है वो विस्तृत रूप से कहाँ करी जा रही है, यूएसए और कनाडा में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े फार्म बने होते हैं और वहां पर इन फसलों का कॉमर्शलाइज एग्रीकल्चर करी जा रही है, वाणिज्यिक कृषि करी जा रही है इन फसल का उत्पादन करके। फिर भारत में ये जो गेहूं है ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। आप देख रहे हैं कि शीत ऋतु के टाइम क्या कर रहे हैं हम, इस फसल को बो रहे हैं गेहूं की। और फिर कटाई कब करते हैं हम, अप्रैल के टाइम पे हम ग्रीन ऋतु के टाइम पे कटाई कर देते हैं। फिर हम मिलेट्स में देखेंगे कि मिलेट्स क्या होते हैं हमारे। अब मिलेट क्या है, ये मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ वाली बालुई मृदा में उगाई जा सकती है।
तो हमने आपको बलुई मृदा सैंडी सॉइल्स के बारे में बताया था, हमने सॉइल्स चैप्टर नंबर 2 में सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि सिल्ट, क्ले और सैंडी, ये तीनों मृदाओं का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 20-40-40 का। तब ये मृदा जो इनका कॉम्बिनेशन इस तरह से रहेगा तभी ये सबसे ज्यादा उपजाऊ रहेगी। ओके, तो इसमें कौन कौन सी आती है, सिल्ट आती है, क्ले आती है, सैंड आती है। तो जो आने वाली क्लासेस हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें अच्छे से आपको फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर आप नॉर्मल टर्मिनोलॉजी को समझिए, सामान्य सद्यावली से परिचित करा रहे हैं हम आपको कि कौन सा अनाज किस मृदा में अच्छा हो रहा है। तो ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा की आवश्यकता है। अब आप नॉर्मल समझिए, जो हमारे मोटे अनाज होते हैं उन्हें क्या है, उन्हें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। ओके, कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान, टेम्परेचर भी कितना चाहिए, मॉडरेट चाहिए। पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्या कह सकते हैं हम इसे, मीडियम सनलाइट की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि ये मिलेट्स में कौन कौन से फसलें आ रही हैं। ज्वार है हमारा, बाजरा है, रागी है। तो ये क्या है, ये मुख्य फसलें हैं मिलेट्स में जो भारत में उगाई जाती हैं। और नाइजीरिया है, चीन है, नाइजर है, इसके अन्य उत्पादक देश भी है। अब हम अन्य मुख्य फसल को देखेंगे। अब ये क्या है, मक्का है, मेज के बारे में देखते हैं कि इसके लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। तो मध्यम तापमान होना चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है किसे, मक्का को। और इसकी जो मृदा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सुअपवाहित वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। पानी ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए, और जब पानी अगर भर रहा है वहां पर तो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए। फिर देख रहे हैं कि ये कहां पर मुख्यतः फसलें करी जा रही हैं, कौन से क्षेत्र में हो रही हैं। तो उत्तरी अमेरिका है हमारा, ब्राजील है, चाइना है, रूस है, कनाडा है, भारत है और मैक्सिको में ये मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं। अब हम चलते हैं कपास के बारे में बताएंगे, कॉटन के बारे में, कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है और हल्की वर्षा होनी चाहिए। ये जो कॉटन होता है किस तरह की मृदा बताई थी हमने, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या है, कम बारिश होनी चाहिए, रेनफॉल काफी कम होना चाहिए। फिर देख रहे हैं कि 200 से 210 पाला रहे दिन होने चाहिए। 200 से 210 के दिन क्या होना चाहिए, इतने टाइम में के अंतराल में क्या है, ठंड नहीं पड़नी चाहिए, तेज चमकीली धूप होनी चाहिए की आवश्यकता है, तभी ये अच्छे से ग्रो करती है। तो आप ये आपको ब्लैक सॉइल वाला जो भारत इंडिया का रीजन है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको ये गुजरात मिल जाएगा और कहां पर मिल जाएगा, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। तो यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ओके, तो ब्लैक सॉइल के बारे में बता दिया आपने। ब्लैक सॉइल कहां पर मिलेगी इंडिया में, गुजरात वाले रीजन में मिल जाएगी और महाराष्ट्र वाले रीजन में मिल जाएगी। तो आप फिर देखेंगे कि इससे किसका निर्माण करा जा रहा है, वो कॉटन से कपड़ों का निर्माण करा जा रहा है। तो आप देखेंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो आपको इंडिया में कहां देखने को मिलेंगी, गुजरात में देखने को मिलेंगी और कहां पर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। फिर हम देखते हैं कि विश्व में कपास का उत्पादन कहां कहां करा जा रहा है। चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं, टॉप कंट्रीज हैं प्रोडक्शन में कॉटन के। फिर देखेंगे यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है कॉटन। फिर ये आप कॉटन के जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं जहां पर ये प्रोडक्शन करा जा रहा है कॉमर्शियल स्तर पे, इसको आप देख पाएंगे। फिर हम देखते हैं पटसन के बारे में पढ़ते हैं कि पटसन क्या है, जूट क्या है। तो ज्यादातर ये जो लाइन लिखी है इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में यही पूछ लिया जाता है कि सुनहरा रेशा किसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर को किसके लिए जाना जाता है, जूट को। जूट को क्या कहते हैं हम, सुनहरा रेशा कह रहे हैं। अब इसके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, किस तरह की मृदा होनी चाहिए, उसको देख रहे हैं कि जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे, आर्द्र जलवायु चाहिए इसके लिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल ज्यादा होना चाहिए और हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए। और ज्यादातर ये किस इलाके में होंगे, दलदली क्षेत्रों में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। और फिर हम देखेंगे ये रीजन भारत में कहाँ मिलेगा, भारत में आपको वेस्ट बंगाल है, बिहार वाला रीजन है, नदियों के किनारे या दलदली क्षेत्रों में ये अक्सर इसका वहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि भारत है, बांग्लादेश है, ये पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट्स। तो ये देखेंगे आप, ये क्या है, हमारा जूट है और इसे हम क्या कह रहे हैं, गोल्डन फाइबर कह रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर कॉफी को देखते हैं कि कॉफी हमारी मेजर क्रॉप्स है, इसके बारे में देखते हैं कि इसके लिए किस तरह की जलवायु चाहिए। तो इसके लिए चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए।
तो गर्म जलवायु में किसका उत्पादन हो रहा है? कॉफी का उत्पादन हो रहा है। और मृदा कैसी चाहिए? सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स के बारे में हमने आपको बता दिया है कि लोमी सॉइल्स क्या है? वेल ड्रेन्ड सॉइल है। ओके, तो इसमें इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त रहते हैं। तो अब पर्वतीय ढालों पर देखेंगे कि कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जो कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटक वाले रीजन में आपको भारत में देखने को मिल जाएगा कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसकी इस फसल की जो वृद्धि है वो मुख्यतः कहाँ होगी, कहाँ इसका सबसे अच्छा उत्पादन होगा? तो पर्वतीय ढालों पे होगा। तो आप देखेंगे पर्वतीय ढालों पे कौन सी मृदा पाई जाती है? हमारी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। अब आपको हम बस बता दे रहे हैं, सामान्य शब्दावलियों से परिचित करा रहे हैं। हमने आपको बता दिया है कि क्लास 11 की एनसीईआरटी में जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी रहेगी उसमें हम आपको बहुत विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सॉइल्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। फिर देखेंगे कि लैटेराइट जो सॉइल होती है, यहाँ पर क्या होता है? ढाल की वजह से अब जो वेल ड्रेन्ड होता है, पानी का जो निकास है वो ज्यादा बहता है, तो इस कारण निच्छालन की प्रक्रिया होती है। तो जो निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा जो ये मृदा में जो तत्व होते हैं वो बह के क्या होते हैं? बह जाते हैं। तो कौन कौन से तत्व रह जाएंगे इसमें? एल्यूमिनियम है, आयरन वगैरह ये रह जाते हैं। तो इसी के कारण इस मृदा का कलर कैसा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है इसका, रेड कलर। और इसका संरचना कैसी होती है? एक हार्ड मिट्टी की, हार्ड ईंट की तरह होती है, ब्रिक लैटेराइट की, और ईंट की तरह होती है। और फिर हमने आपको बताया था कि ये इसके कोर्स होते हैं वो कैसे, इसके कण काफी मोटे होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं। कॉटन वाले में हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर कौन सी मृदा का उपयोग हो रहा था? जलोढ़ मृदा का, ब्लैक सॉइल्स का उपयोग कर रहे थे। फिर पटसन में हमने देखा कि सॉइल्स एलुवियल सॉइल्स होनी चाहिए, और हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। तो आपको समझ गए होंगे कॉफी का उत्पादन सबसे अच्छा कहाँ हो पा रहा है? इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है, अधिक उपयुक्त होते हैं। माउंटेन स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ओके, क्लियर। फिर हम चाय के बारे में देखेंगे कि चाय और कॉफी किस तरह की फसल है हमारी। ये हमारी बीवरेज क्रॉप्स हैं, पेय फसल है हमारी। फिर हम चाय को देख रहे हैं, ये हमारे क्या है? टी है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। और इनको क्या है? ये किस कृषि के अंतर्गत आती है? रोपड़ कृषि के अंतर्गत आ रही है, प्लांटेशन के अंतर्गत। तो ये हमारी किस तरह की फसल है? बीवरेज क्रॉप है। और कहाँ उगाई जा रही है? गार्डन्स, बागानों में इसकी ग्रोइंग करी जा रही है, उत्पादन किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। वो लेबर की जरूरत क्या कर रहे हैं? वो इस गार्डनों में जो टी लीव्स हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसकी ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है। फिर हम देख रहे हैं कि इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। तो आपको ये हमेशा पहाड़ी एरिया में देखने को मिल जाएंगे, ठंडी जलवायु मिलेगी। कॉफी के बारे में आपको बताया, हॉट एंड ह्यूमिड के बारे में बताया था कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, हॉट और ह्यूमिड। लेकिन चाय के लिए कैसी होनी चाहिए? कोल्ड क्लाइमेट और हाई रेनफॉल होना चाहिए। ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपको इसके रीजन अभी आपको बताते हैं। फिर इसके लिए किस तरह की मृदा होनी चाहिए? सुअपवाहित दोमट मृदा होनी चाहिए और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए एंड स्लोप क्या होना चाहिए? स्लो कैसा होना चाहिए? स्लो स्लोप होना चाहिए। तो हमने लोमी सॉइल्स के बारे में आपको बताया था कि जो लोमी सॉइल्स है, एक तो होता है मृदा में कोर्स ग्रेन होते हैं। कोर्स ग्रेन हमने आपको सॉइल्स वाले चैप्टर में आपको बढ़ा दिया है। अब कोर्स ग्रेन क्या होते हैं? ये कण क्या होते हैं? बड़े कण होते हैं मृदा में। और फाइन ग्रेन्स किससे कह रहे हैं? फाइन हम कह रहे हैं महीन कण है जो हमारे मृदा के। तो इन्हीं के बीच में, कणों के बीच में जो कणों का आकार होता है 0.44 इस तरह से mm करके, तो उसमें क्या है? लोमी सॉइल आ रही है हमारी। तो लोमी सॉइल किसके लिए महत्वपूर्ण है? टी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और वेल ड्रेन्ड मृदा है ये वाटर के लिए। और इसमें क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बताई थी हमने? क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑफ द ईयर। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। द ग्रेटर नंबर ऑफ वर्कर आर रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। ये हमने आपको बता चुके हैं। अब हम कृषि के विकास के बारे में देखेंगे कि कृषि के विकास के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कृषि विकास पर संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को हम देखेंगे कि कृषि का विकास हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? कृषि में विकास कर रहे हैं। किस तरह से? टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं हम उसमें, और उसमें इरिगेशन वगैरह का पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके टाइप्स में आपको काफी चीजें बताई थी। तो हम उसके एग्रीकल्चर पैटर्न को
बदल रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं कि कैसे उसका उत्पादन बढ़े। फिर हमने आपका इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हमने क्या क्रांति करी थी, हरित क्रांति के द्वारा क्या करा है, अनाजों का उत्पादन करा था। क्या है, बढ़ती जनसंख्या को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में क्या क्या प्रयास है इसको देखते हैं। तो बोए गए जो क्षेत्र हैं उनमें हम विस्तार कर सकते हैं। अब बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा दी जाए। ओके, सिंचाई सुविधा में सुधार करा जाए, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर है वह उच्च उपज देने वाले हम बीजों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। फिर कृषि के विकास को चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका मेन मोटिव क्या है, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो फूड सिक्योरिटी है उसको क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि जो कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, कि एक केस स्टडी दी गई है, एक भारत का एक फार्म के बारे में बताया गया है और यूएसए के फार्म के बारे में बताया गया है। तो इस यहां पर आप समझते हैं कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश में अधिकतर गहन कृषि करते हुए आपने देखा होगा। जो इंडिया के पर्पस में देख लें, यहाँ पर क्या है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, तो यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो लैंड की होल्डिंग है उस पर काफी लोग रह रहे हैं। और लैंड होल्डिंग किस पे डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन पे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी जनसंख्या का जो आकार है, जो खेतों का आकार है, वो कम पड़ेगा प्रति व्यक्ति पे। तो हम देख रहे हैं कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश में अधिकतर गहन कृषि करते हैं और जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए ही फसलें उगाई जा रही हैं। तो वहां पर किस तरह की कृषि करी जा रही है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जा रहा है। फिर आप यूएसए के फार्म में देख लीजिए कि वहां पर किस तरह के खेत पाए जाएंगे, बड़ी जोत वाले, लार्ज होल्डिंग्स वाले बड़े बड़े फार्म देखने को मिलेंगे। और वहां पर जो कृषि करी जा रही है, अपने लिए उन्होंने क्या करा, अपने लिए फूड क्रॉप कर लिया। फिर क्या है, जो बड़े बड़े जो फार्म्स हैं वहां पर हम खेती कर रहे हैं बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्रों में, और वहां पर मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं हम। कि आप देखेंगे अमेरिका वाले रीजन में क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो ज्यादा पॉपुलेशन ना होने के कारण वो क्या है कि और किसी कामों में व्यस्त हैं। तो बड़े बड़े जो कृषि फार्म है वहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, मशीनरी का यूज कर रहे हैं। और मशीनरी के यूज उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है और जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। तो ये 2 केस स्टडीज दी हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में और आपको इसके बारे में हमने बता दिया है। तो हमने आपको इंडिया के बारे में बताया, इंडिया में किस तरह की फार्मिंग है, और यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया। तो यहां पर जो जोतों का आकार है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, यहां पर क्या है, बहुत अधिक है। अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भू जोतों का आकार है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पर लेबर क्या कर रही है, लेबर कम है, लेबर भी कम होगी, पॉपुलेशन कम है, तो लेबर क्या है, किसी और कामों में लगी है। और यहाँ पर जो इसका उत्पादन कर रहा है उसमें क्या है, बड़ी बड़ी मशीनरियों का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार की खेती को देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देख रहे हैं। और इसका मेन मोटिव क्या है, कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, वाणिज्य कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं बाजारों में बेचने के लिए। फिर इंडिया में देखेंगे, इंडिया में जो भू जोतों का आकार है वो बहुत छोटा है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है उसको देखेंगे वो बहुत कम है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, तो उसका दबाव किस पे पड़ रहा है, भूमि पर पड़ रहा है। तो आपको हमने बताया था कि जो भारत में जो खेतों का साइज है, भू जोतों का साइज है वो बहुत छोटा छोटा है। तो वहां पर उत्पादन वो अपने खाने के लिए ही कर पा रहे हैं, सरप्लस में नहीं कर पा रहे हैं। सरप्लस होगा तभी तो आप उसको बेचेंगे। ओके, तो आप अपने पेट को भरने के लिए ही उतना ही उत्पादन कर पा रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे थे, जीवन निर्वाह कृषि कह रहे थे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कह रहे हैं जिसे। और इस प्रकार की कृषि को हम क्या कह रहे हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कह रहे हैं। और ये किससे संबंधित है, ये भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। सेक्शन कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और अपने दोस्तों में जो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके पीयर ग्रुप्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें आप ये क्या कर रहे हैं, ये चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो हम अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करा चुके हैं, 7 की एनसीईआरटी करा चुके हैं और 8th की एनसीईआरटी में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आने वाले चैप्टरों में हम 5th के बारे में पढ़ेंगे, 5th चैप्टर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और 6th चैप्टर रहेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो जल्द
हम इन चैप्टरों को पढ़ा देंगे, फिर हम आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे और 10th की एनसीईआरटी को जल्दी से शुरू करेंगे। तो लेक्चर में आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएंगे, हर टॉपिक अपने आप में इंटर रिलेटेड है। तो हमने चैप्टर 2 में जो रिसोर्सेज था उसमें हमने आपको बताया था सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था, और सॉइल रिसोर्सेज की यहाँ पर जो फसल्स है वहां उससे हो रही है उसका कितना महत्वपूर्ण है। तो हर टॉपिक अपने में इंटरलिंकिंग है, तो इसलिए आप लेक्चर्स में कंटिन्यू रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो इसी के साथ चलते हैं हम। थैंक यू गाइस।